हेलो। हाँ, मैं कह रही थी कि तुम्हारे दोस्त नहीं मानेंगे, इतनी इज्जत से बात कर रही हूँ सर। व्हाट वी वांट टू नो इज कि तीन फेजेस कौन से होते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए। तीन फेजेस हैं। फर्स्ट फेज इज द वायरल रिप्लिकेशन फेज। जब वायरस बॉडी में एंटर करता है, हम्म। रिप्लिकेट करता है और सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है, हम्म। दैट इज द वायरल रिप्लिकेशन फेज। हम्म। सेकेंड इज द इन्फ्लेमेटरी फेज और पाल्मोनरी फेज। जिसमें वायरस लंग्स में एंटर कर जाता है और लंग्स में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं और भी सिस्टमिक चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। बॉडी के हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से या इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हम्म। जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, दैट इज द सेकेंड फेज ऑफ इन्फ्लेमेटरी फेज। एंड थर्ड इज द रिकवरी फेज। जब ये सारा इन्फ्लेमेशन खत्म होकर धीरे धीरे बॉडी रिकवर करना शुरू करती है। ठीक राइट। है। फर्स्ट फेज इज फ्रॉम डे 1 टू डे 7 और 8। इट इज नॉट एग्जैक्टली वी कैन से कि नहीं 7 दिन में खत्म हो जाता है, किसी किसी में 10 दिन तक भी जाता है। यूजुअली 7 to 8 days और 10 days तक फेज 1 रहता है, हम्म। जिसमें कि वायरस के एंटर करने के बाद सबसे पहले फीवर और माइल्डिया होता है मोस्ट केसेस में। कुछ लोगों को थ्रोट पेन या कॉमन कोल्ड या कुछ इवन एक्सेप्शनल केसेस में जीआई सिम्टम्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया, ये भी हो सकते हैं। बट हम्म। मोस्ट केसेस में फीवर और बॉडी एक इज द प्राइमरी सिम्टम। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग के यहाँ, चूंकि बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, लोग फीवर को नॉर्मल सीजनल फीवर या नॉर्मल फ्लू समझ के पैरासीटामोल वगैरह ले लेते हैं एंड दे इग्नोर इट हम्म। इवन इवन आफ्टर, बिकॉज इट इज अ पैंडेमिक। आइडियली वी शुड थिंक ऑफ द कोरोना फर्स्ट, लेकिन यहाँ इसके बावजूद, पैंडेमिक के बावजूद, लोग इसको पैरासीटामोल और टाइफाइड का दवा ले लेते हैं, ये लेते हैं करके तीन हम्म। चार दिन उसको इग्नोर कर देते हैं और वो फेज क्रॉस हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत मेजर सिम्टम्स नहीं आते हैं। हम्म। मेजर सिम्टम्स शुरू होते हैं फेज पल्मोनरी या इन्फ्लेमेटरी फेज में। राइट, तो जब वो सेकंड लंग्स में फेज, एंटर करता है, सेकंड फेज को क्या, सेकंड फेज के सिम्टम्स क्या होते हैं और सेकंड फेज कैसे मतलब जो है आइडेंटिफाइबल होता है। सेकंड, हाँ, सेकंड फेज में जब वो पल्मोनरी फेज या लंग्स में एंटर करता है तो इट कॉजेस निमोनिया इन द लंग्स। सेकंड फेज के सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे पहचाना जाता है ये। सेकेंड फेज जो होता है उसमें उसको इसलिए पल्मोनरी फेज कहते हैं क्योंकि मेजर सिम्टम्स लंग्स से रिलेटेड होते हैं। हम्म। तो जैसे निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं हाई ग्रेड फीवर, हम्म। सांस लेने में दिक्कत, खांसी, हम्म। और सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ अगर ऑक्सीजन चेक किया जाए तो कई बार इस फेज में ऑक्सीजन लेवल फॉल करने लगता है। हम्म। नॉर्मल जो ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए बॉडी का, इट शुड बी मोर देन, लेकिन अगर वो 94 से 90 तक आता है तो उसे कहते हैं माइल्ड सिम्टम्स बोलते हैं, और इफ इट गोज बिलो 90, 88 87 जाता है तो इसको हम लोग मेजर सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है। ओके। हम्म। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट्स को, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, बॉडी की इन्फ्लेमेशन की वजह से, मतलब जो बॉडी की इम्यून सिस्टम की वजह से जो बॉडी उसको ओवर रिएक्ट करती है, कई बार वायरस को ओवर रिएक्ट करती है। ओवर रिएक्ट करने की वजह से लंग्स में निमोनिक चेंजेस चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। हम्म। लंग्स सॉलिड होने लगते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो होता है वो कम होने लगता है, इसलिए ऑक्सीजन का लेवल फॉल करता है। हम लोग ने कल जो बात की थी कि क्राइसिस शुरू कहाँ होता है, 5 से 8वें दिन के बीच में जो क्रॉसओवर होता है उसके बारे में थोड़ी बात करिए, जो कि क्राइसिस का मेजर कारण है। जो मेजर कारण वही है कि आपका फीवर के टाइम जो होता है, शुरू के फीवर के टाइम, अगर वायरल रिप्लिकेशन फेज में अगर हमने टेस्ट करा लिया, हम्म। जब फीवर आ रहा और टेस्ट करा लिया, आरटीपीसीआर करा के कंफर्म हो गया कि हाँ ये कोविड ही है, हम्म। देन वी कैन स्टार्ट द एंटीवायरल ट्रीटमेंट वॉट एवर विद अस। हम्म। हमारे पास में वीक एंटीवायरल भी हैं, लाइक फेविपिराविर जो फेविफ्लू के नाम से जाना जाता है, हम्म। आइवरमेक्टिन और हम्म। डॉक्सीसाइक्लिन। दीज हम्म। आर द, एंड इवन एचसीक्यूएस ऑल्सो, एचसीक्यूएस कम यूज होता है। बाकी हम्म। डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन इज वाइडली यूज। जरा सा अच्छे एंटीवायरल में रेमडेसिविर का नाम जाना जाता है। हम्म। तो ये एंटीवायरल हम यूज कर सकते हैं अगर हम पेशेंट को जो अर्ली फेज है, जो वायरल रेप्लिकेशन फेज में डायग्नोज कर लें तो। हम्म। एंड वी कैन पोस्टपोन द इन्फ्लेमेशन, या सेकेंड फेज को हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं अगर हमने इनिशियल फेज में ही वायरस को हम्म। कैप्चर कर लिया। हम्म।
लेकिन अक्सर ये फेज मिस हो जाता है और पेशेंट जो हमारे पास में आता है वो ऑलरेडी पल्मोनरी फेज या इन्फ्लेमेटरी फेज में होता है। उस समय रेमडेसिविर देने का या कोई भी एंटीवायरल देने का रोल बहुत ज्यादा नहीं रहता है, अनटिल अनलेस कि वो ऐसे क्रॉसओवर टाइम पर आए कि अभी भी हाँ चांसेस हैं कि वायरस अंदर ग्रो कर रहा है, तो जरा बहुत रोल है, वरना अगर 10वें 11वें 12वें दिन आता है तब तो कोई रोल नहीं। What do you think explains this रेमडेसिविर या प्लाज्मा के पीछे जो होड़ मच रही है? वही वही चीज है कि हम लोग डायग्नोस लेट कर रहे हैं और लेट डायग्नोस के बाद में जिस समय ऑलरेडी पेशेंट इंफ्लेमेटरी फेज में है उस समय रेमडेसिविर का या प्लाज्मा का एक्चुअली कोई रोल नहीं। दे आर ऑल्सो नॉट वेरी प्रूव फॉर एंटीवायरल ट्रीटमेंट, बट स्टिल वॉट एवर रोल दे आर हैविंग, दैट रोल इज इनिशियल 7-8 डेज और 9 डेज में ही वो रोल है। आफ्टर 10 डेज देयर इज नो रोल ऑफ रेमडेसिविर, नो रोल ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। लेकिन क्योंकि ये चीज इतनी हाईलाइट हो गई है लोगों में बिकॉज ऑफ द मीडिया एंड अदर थिंग्स, लोग को लगता है कि रेमडेसिविर लग जाएगा तो जान बच जाएगी भाई, जबकि प्लाज्मा लग जाएगा उसका एक्चुअल इस्तेमाल फेज 1 में वो भी 8वें दिन से पहले है उसके इफेक्टिवनेस करने के लिए। जी जी, लोग को लगता है भैया प्लाज्मा लग जाएगा तो जान बच जाएगी। अच्छा, डॉक्टर्स भी या हॉस्पिटल्स में भी जब उनको लगता है कि कोई चीज काम नहीं कर रही है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहा है, चलो यार ये भी लगा लेते हैं, क्योंकि पेशेंट तो पॉजिटिव है ही है। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब नहीं है कि अंदर वायरस अभी भी ग्रो कर रहा है। पॉजिटिव तो आप 10वें दिन भी आ सकते हो, बट इट मे नॉट विद द वायरस रेप्लिकेशन पे। आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने का डजंट मीन द वायरस इज स्टिल मल्टीप्लाइंग इनसाइड। वायरस का मल्टीप्लिकेशन तो 8वें 9वें दिन खत्म हो गया, उसके बाद शुरू हुआ बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको अगर कोई ब्रेक कर सकता है दैट इज द स्टेरॉइड, जो कॉमनली यूज्ड स्टेरॉइड था डेक्सामेथासोन एंड मिथाइलप्रेडनिसोलोन। इससे पहले इस स्टेरॉइड पे जाने से पहले ये वाली चीज भी जरा मेंशन कर दीजिए कि बिकॉज ऑफ दिस क्या बोलते हैं एक्सेसिव मीडिया अटेंशन टू रेमडेसिविर, इसकी वजह से जो ये ब्लैक मार्केटिंग होती है और 2-3 हजार के ड्रग्स जो हैं वो 25,000 में बेचे जाते हैं। जी हाँ, ये जी हाँ, जो गवर्नमेंट ने तो उसके रेट कम कर दिए हैं, अलग अलग कंपनी का 1,000 से लेकर 3,000 तक के आते हैं रेमडेसिविर। गवर्नमेंट ने 1,000-2,000 रेट कम भी कर दिए, बट स्टिल अवेलेबिलिटी इतनी पुअर है या कहिए होड़ इतनी मची हुई है कि जिसकी वजह से इस 3,000 की मेडिसिन को लोग 25 से 50,000 पर वायल तक खरीद रहे हैं, जो कि 6 वायल लगते हैं इसके। 6 वायल का मान के चलिए कि लोग 1.5 से 2 लाख रुपए ब्लैक मार्केट में देने को तैयार हैं, जिसकी वजह से इसकी इतनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जबकि इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल ड्रग, नंबर 1। efficacy is not 100% proof, number 2, and mainly whatever if it is okay, then also the use is initial 7-8 days or 9 days। जिस केस में कि आप वीक एंटीवायरल्स का भी यूज कर सकते हो, रेमडेसिविर इज द ओनली वन। यस, लोग यूज कर रहे हैं इज अ लाइफ सेविंग ड्रग, 100% इट इज ओनली एंटीवायरल ड्रग, इट इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग। लाइफ सेविंग ड्रग इज द स्टेरॉइड ओनली, दैट इज द गेम चेंजर। हाँ, गेम चेंजर की बात करते हैं, सेकंड फेज में हम आ जाते हैं जब। हाँ, द गेम चेंजर हम लोग कहते हैं स्टेरॉइड को, डेक्सामेथासोन या मिथाइलप्रेडनिसोलोन, इफ इट इज गिवन इन अ राइट टाइम, इन अ राइट डोज, वाइजली। राइट टाइम इसलिए कह रहे हैं कि इनिशियली लोग क्या होता है हमारे यहाँ पर, कोई चीज होता है भेड़ चाल की तरह से, स्टेरॉइड, चलो यार स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, जिसको देखो पता चला मरीज को फीवर आया, साथ में पैरासीटामोल के साथ में स्टेरॉइड ऐड कर दिया। बट दिस इज नॉट एथिकल यूज ऑफ स्टेरॉइड। हमारी बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स करना शुरू ही नहीं किया, आपने उससे पहले स्टेरॉइड दे दिया, तो इट मे कॉज द सेकेंडरी इंफेक्शन ऑल्सो। वायरस तो ग्रो कर ही रहा है, साथ साथ बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस पाके कुछ बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकते हैं। दिस इज नॉट द राइट टाइम। यू हैव टू गिव द स्टेरॉइड व्हेन द इम्यून रिस्पॉन्स इज हार्मिंग योर बॉडी, दैट इज द आफ्टर 8 डेज। जबकि इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से आपके लंग्स में निमोनिया और डिस्ट्रक्शन और चेंजेस डेवलप हो रहे हैं, उस समय आपके अपने इम्यून रिस्पॉन्स को ओवर रिएक्ट करने से रोकना है, क्योंकि वो ओवर रिएक्शन कई बार लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इम्यून रिस्पॉन्स इज नेसेसरी, बट लेकिन वही चीज है कि अगर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा है कि हम दीवार को धक्का मार के हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिवाय थकने के हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उस वायरस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जो वायरस अब खत्म हो चुका ऑलरेडी, लेकिन वायरस का रेप्लिकेशन खत्म हो चुका है, बट नाउ इम्यून रिस्पॉन्स इज एक्टिंग एंड हार्मिंग और डैमेजिंग आवर बॉडी, आवर ओन बॉडी, ओन ऑर्गन। तो इस समय हमारे पास में स्टेरॉइड का रोल है
कि हम ओवर रिस्पॉन्स को बंद करें। राइट डोज में स्टेरॉइड अगर हम देते हैं, डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन, तो वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, खत्म नहीं होता, स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहा है इट कैन कम टू नॉर्मल। ओके। जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनके में भी होता है। हमारा पर्पस यह है कि हम लेवल 2 पेशेंट्स को लेवल 1 पर ले आए। डिफरेंस समझिए, लेवल 2 लेवल 1 पेशेंट वो है जिसके में वायरस एप्लीकेशन फेज, इंफ्लेमेटरी फेज, रिकवरी फेज सब होता है, लेकिन इतने स्मूथली होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं लगता है। वायरस कम मात्रा में होता है, कम विरुलेंस होती है, बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो ज्यादा रेप्लिकेशन कर नहीं पाता है। इन्फ्लेमेशन बॉडी में हल्का फुल्का होता है जो उस वायरस को खत्म करने के लिए काफी होता है। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, पेशेंट्स के सिम्टम धीरे धीरे सबसाइड कर जाते हैं, रिकवर हो जाता है। दैट इज नोन एज एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। जो लेवल 2 पेशेंट्स होते हैं जिनको हम लोग मॉडरेट कहते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन लेवल फॉल करता है, उसमें इम्यून रिस्पॉन्स के ज्यादा एक्टिव होने से अगर हमने उस इम्यून रिस्पॉन्स को भी नॉर्मल लेवल पर ले आए तो दे में ऑल्सो भी एक्ट एज ए सिम्प्टोमेटिक पेशेंट और नॉर्मल पेशेंट जिनका कि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन्ड है और उनको हमने एंटीवायरल जहां शुरुआत में देना था दे दिया और नहीं दे पाए तो भी कोई बात नहीं। अगर हमने उनको बाद में भी दिया तो वी शुड नॉट डिपेंड ऑन देम। हमको ये नहीं सोचना है कि चलो हमने 10वें दिन हमारे पास अवेलेबिलिटी है, सपोज रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी है, सपोज एंटीवायरल हमने दे दिया, बट वी शुड नॉट थिंक कि हमने दे दिया हमारा मरीज बच जाएगा। We have to add the steroid simultaneously if the patient has crossed the first phase. If the patient in second phase, we have to use the steroid along with other medicine because that is the game changer. Right. Antivirals are not game changers. हम लोग आज ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये डोमिसिलरी ट्रीटमेंट पे ज्यादा फोकस्ड है। आप मतलब डोमिसिलरी ट्रीटमेंट पे आने के पीछे कारण क्या था और क्या ये सक्सेसफुल रहा है, और इसके थोड़े से स्टेप्स आप बताइए कि जब पेशेंट आने से लेकर के पेशेंट के रिकवर होने तक क्या था। बेसिकली डोमिसिलरी ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं, जैसे मैंने कहा एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स तो होम क्वारंटाइन होकर ठीक हो जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आती है लेवल 2 पेशेंट्स में, जो मॉडरेट पेशेंट्स हैं जिनका ऑक्सीजन फॉल करता है, फिर वो पैनिक होते हैं, वो हॉस्पिटल भागते हैं, बेड तलाशते हैं, डॉक्टर को देखते हैं, बेड नहीं मिलता है, बेड मिलता है तो ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन और बेड की तलाश में वो समय वेस्ट करते जाते हैं और अंदर सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं और पेशेंट मोर एंड मोर सीरियस होता जाता है। जबकि उस लेवल पर अगर हम पेशेंट को रीएश्योर करें कि नहीं कुछ ऐसा बिगड़ नहीं रहा है, आप ठीक है, 94 होना चाहिए, तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल 88 आ गया है, कारण को हम लोग दूर करेंगे, वी विल गिव द स्टेरॉइड along with other medicine, विल गिव द स्टेरॉइड और आपका ऑक्सीजन लेवल एक बार नॉर्मल आ जाएगा। आप स्टेरॉइड एंड अदर सपोर्टिव मेडिसिन के साथ में आप घर पर कूलली अपनी चेस्ट की लंग्स की एक्सरसाइज और बाकी जो स्टीम इनहेलेशन और बाकी चीजें आप कंटिन्यू करिए विद द गुड डाइट, यू कैन रिकवर एज द एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट एंड यूजुअली बिलीव मी मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने रिकवर किया है। ऐसे पेशेंट्स जो एम्बुलेंस में अस्पताल दर अस्पताल भाग रहे थे कि उनके मरीज का ऑक्सीजन लेवल 84, 86 आ रहा था और उनको लग रहा था कि मेरे मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिली तो मर जाएगा, अस्पताल बेड नहीं मिली तो मर जाएगा, बट कहते हैं कि जो मजबूरी आविष्कार की जननी होती है, उस मजबूरी में जब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा चलो डॉक्टर साहब के पास ही चलते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। और हमको भी लगा कि हम इसको बेड तो दिला नहीं सकते हैं, तो हमने क्या कहा उनसे, हमने कहा देखो यार ऑक्सीजन अरेंज कर लो जस्ट फॉर द सेक कि जब तक ऑक्सीजन लेवल हमारा इम्प्रूव नहीं होता वी हैव टू सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अरेंज करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप घर में पूरा अस्पताल का सिस्टम बनाओ। इफ यू हैव ए सिलेंडर और इवन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फॉर द टाइम बीइंग, अगर वो नहीं भी है देन ऑल्सो नीड नॉट टू बी पैनिक, टेक द मेडिसिन। जो भी आप एंटीवायरल ले रहे हो आप कंटिन्यू करो। उसके साथ ही कुछ एंटीवायरल आज तक तो मेडिकल स्टोर में और हर जगह स्लिप में लिखा मिलता है और सब लोग डॉक्टर के पास आने से पहले वो सब ले चुके होते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन। तो जैसे इस स्टेप पर एंटीवायरल में जैसे लोग सिर्फ पैरासिटामोल लेने के बजाय आप आइवरमेक्टिन या डॉक्सीसाइक्लिन साथ में ले लो जो है, अगर आपको रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है और नहीं मिलता, यूजुअली नहीं मिलता। और जो गवर्नमेंट भी जो किट प्रिस्क्राइब कर रही है उस किट में गवर्नमेंट ने, इवन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं दे गिव अ स्लिप टू देम, या किट देते हैं, नई किट देते हैं तो स्लिप देते हैं जिसमें कि उनको आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक,
ये प्रिपरेशन दे प्रोवाइड देम। तो इसको लेने में कोई नुकसान नहीं है, ये लेना बेटर है। But only this is not sufficient. If you are in level 2, if you are in phase 2, if you are in inflammatory or pulmonary phase, you have to take the steroid. स्टेरॉइड प्रॉपर डोज में आपने लेना शुरू कर दिया तो इन्फ्लेमेशन दूसरे तीसरे दिन घटना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, पेशेंट का पैनिक खत्म हो जाता है। इस समय एक चीज आती है कि क्या सिर्फ एंटीवायरल स्टेरॉइड इज सफिशिएंट? तो उसका जवाब है दे आर ओके, बट वी हैव टू सर्च अदर थिंग आल्सो। हमने ब्लड टेस्ट कराया, अगर इन्फेक्शन है, काउंट बढ़े, टीएलसी बढ़ी है, देन वी कैन हैव सम एंटीबायोटिक। अदरवाइज अगर टीएलसी नॉर्मल है, यूजली वायरल इन्फेक्शन में टीएलसी घटी भी होती है, बढ़ी नहीं होती है। तो अगर टीएलसी नॉर्मल है तो आप जो भी एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हो एंटीवायरल की तरह, वो एज ए एंटीबायोटिक भी काम करेगा। यू नीड नॉट टू गो फॉर हायर एंटीबायोटिक, जो कि हॉस्पिटल में पेशेंट के पैनिक को देखते हुए दे दिया जाता है। मेरोपेनम या पिप्रासिलिन, टैजोवेक्टम जैसे हाई एंटीबायोटिक जिनकी कॉस्ट 2-2 हजार रुपए एक वायल होती है और पर डे की कॉस्ट ऑफ थेरेपी 8-10 हजार रुपए एंटीबायोटिक की होती है, वो दे दिया जाता है सिर्फ पेशेंट की पैनिक को देखते हुए, चलो जल्दी से सेटल करते हैं, जबकि इनका कोई रोल नहीं। ये सेप्सिस या इन्फेक्शन के केस में यूजफुल है, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज नॉट। इफ द सेप्सिस इज देयर यू हैव टू गिव, अदरवाइज नो। So what you have to give? You have to give the antiviral as per protocol treatment. नॉर्मल एंटीवायरल जो वीक एंटीवायरल है वो आप दे दीजिए। अगर फेज 2 में पेशेंट है आप स्टेरॉइड दे दीजिए। इसके बाद आता है एंटी क्लॉटिंग एजेंट, जो एंटीकोगुलेंट का रोल आता है, क्योंकि ये क्लॉटोजेनिक वायरस है। इसका काम होता है कि माइक्रो सर्कुलेशन में छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं जो बाद में फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो क्लॉटिंग हो चुकी है या जो क्लॉटिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हम लोग एंटी क्लॉटिंग एजेंट या एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन होते हैं, जो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आते हैं, इवन ओरल फॉर्म में भी आते हैं। इंजेक्टेबल फॉर्म में आते हैं जिनको एनॉक्सिपेरिन बोलते हैं, वो दे सकते हैं, इवन ओरल फॉर्म में भी आते हैं। तो वो हम ऐड कर सकते हैं एट दिस स्टेज along with the steroid and supportive treatment or antiviral treatment, so that कि एक चीज हम और कवर कर दें। और ये आपका हर डॉक्टर, आपका फैमिली डॉक्टर, आपका पल्मोनोलॉजिस्ट, आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर जानता है कि हाँ ये दवाई ऐड करनी है। लेकिन आपके पैनिक के चलते में आप अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और वहां पर भी यही दवाइयां चलती हैं। और आप हॉस्पिटल में एडमिट लेते होते हो किसी तरह से मेहनत करके, बेड हथिया कर, पैसे खर्चा करके, वहां पर भी आपका यही ट्रीटमेंट चलता है। और अगर आप इसलिए अस्पताल में भर्ती हो रहे हो कि मेरा रेमडेसिविर लग जाएगा, तो बिलीव मी जब आप अस्पताल पाते हो या बेड पाते हो, आपका 10वां दिन होता है उस समय तक। मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज 10th or 11th डे व्हेन यू गेट द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ योर सिम्टम्स, और उस समय तक रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है और आपको वहां पर वो एंटीबायोटिक चलेंगी, एंटीबायोटिक चलेंगी, स्टेरॉइड चलेगा, एंटीकोगुलेंट चलेंगे। वहां पर भी वही ट्रीटमेंट चलना है जो आपको घर पे चलना है, विद द ऑक्सीजन सपोर्ट। जरूरी नहीं कि आपको आईसीयू बेड विद ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर आपको खुद लेकर आना पड़ेगा। मिल जाए। जी हाँ, इस समय कई अस्पताल में जहाँ ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गई है, देश से, तो पेशेंट यार अपना सिलेंडर ले आओ। यार जब अपना सिलेंडर लेकर ही आना है तो अपने ही बेड पर अपने सिलेंडर के साथ घर पे क्यों ना रहे? आप या फिर तो मॉनिटरिंग के लिए जाते हो या फिर आप ऑक्सीजन के लिए जाते हो। इतने सारे पेशेंट बेड के साथ में आपको ना मॉनिटरिंग मिलती है और ऑक्सीजन ऑलरेडी नहीं मिल पा रही है जो है। बिल्कुल। और इसका मॉनिटरिंग का, इसका गोल्ड स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग का इज ओनली द पल्स ऑक्सीमीटर, जो फिंगर में लगाने वाला पल्स ऑक्सीमीटर है। दैट इज द ओनली मॉनिटर विच इज रिक्वायर्ड। You have to see your oxygen level is okay or not. If it is falling and if it falls below 80%, definitely I will say हाँ, जहाँ आईसीयू की जरूरत है, आईसीयू बेड की जरूरत है, वो काम घर पर नहीं हो सकता, that I agree. But that is the level 3 patient or severe or critical patient which definitely requires ICU. But लेकिन जो level 2 या moderate patients हैं, जिनको सिर्फ ऑक्सीजन की जरा बहुत रिक्वायरमेंट है और साथ में एंटीबायोटिक या मतलब स्टेरॉइड्स की और बाकी दवाइयों की जरूरत है, वो घर पर मैनेज हो सकते हैं और मैनेज होने चाहिए, मेरा मानना ये।
आप पेशेंट को एक ओपन ऑप्शन दीजिए, यार देखो तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहा है, आई एम स्टार्टिंग द स्टेरॉइड एंड एंटीकोगुलेंट्स एंड अदर एंटीवायरल ट्रीटमेंट, यू वेट एंड वॉच इन योर होम, आप अपना ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहिए, अगर आपका ऑक्सीजन इंप्रूव करने लगता है आप निश्चिंत हो जाइए कि नाउ यू आर इन ए रिकवरी फेज। और अगर आपका ऑक्सीजन फॉल करता जाता है इन स्पाइट ऑफ ऑक्सीजन सप्लीमेंट, इन स्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट, then that is a time then you have to search for the hospital. Even we can say alternatively, आप घर पर आप एम्बुलेंस में मरीज को लेकर भागने के बजाय आप घर पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इन द मीन टाइम यू आर सर्चिंग फॉर द हॉस्पिटल ऑल्सो। अगर आपका हॉस्पिटल मिल गया और लेवल फॉल हो रहा है, यू कैन ऑप्ट फॉर द हॉस्पिटल। लेकिन अगर आपका पेशेंट इंप्रूव कर गया, आप अपना सर्च कंप्लीट करके बंद करके आप अपने पेशेंट को घर पर ठीक कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हमने हाँ यस नहीं बताइए, खत्म करिए। अगर हमने सपोज हमारा एक रेशियो है कि 100 मरीज अगर हैं, 100 में से 50 से 60 एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जिनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, वेदर दे टेक एंटीवायरल और नॉट, जिंक और वह सब लेकर और काढ़ा आड़ा पी बेसिकली उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि उनको वायरल रेप्लिकेशन फेज में बहुत झेलना नहीं पड़ता, क्योंकि वायरल रेप्लिकेशन नहीं हुआ तो फिर बहुत इन्फ्लेमेशन भी नहीं हुआ, इसीलिए उनको दो चीजें, या तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है या जो उनके अंदर वायरस गया है वायरस का लोड उतना कम है या उसकी विरुलेंस इतनी कम है कि उनको हार्म नहीं कर पा रहा है। ओके, वो अगेन वायरल म्यूटेशन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा वायरस गया है, उस वायरस का कितनी मात्रा, कितना वायरल लोड अंदर गया है, इस पर निर्भर करता है। तो 60% पेशेंट तो ऐसे निकल गए, बचे 40%। 40% में से 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जो या तो क्रिटिकल होते हैं या सीवियरली इन्फेक्टेड होते हैं, जिनको की आईसीयू वगैरह की जरूरत, हॉस्पिटल की जरूरत होती है। रिमेनिंग 35 पेशेंट we can manage those 35 patients, or we can try to manage those 35 patients in home. That is the domiciliary treatment. थ्योरी यही है। अगर हम उन 35% पेशेंट को हम घर पर ठीक कर ले गए, तो या उसमें से 2-4-5% में नहीं जाएंगे, एटलीस्ट वो मॉडरेट से माइल्ड में आ जाएंगे, मॉडरेट से माइल्ड में आ जाएंगे। वी कैन सेव द मनी, वी कैन सेव द टाइम, वी कैन सेव द हॉस्पिटल बेड which can be used for the severe and critical patients. रिकवरी फेज में एक मेडिसिन है, मतलब अभी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस, मतलब इतनी जरूरत इस डिस्कशन में नहीं है। जो थर्ड फेज होता है, क्योंकि जो निमोनिया डेवलप हो चुका होता है रिकवरी फेज में, वो निमोनिया नॉर्मली रिजॉल्व न होकर वो फाइब्रोसिस या स्टिफनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वी कैन से इट इज स्टिफ लंग। तो स्टिफ लंग को ठीक करने के लिए, उसका वापस उसका फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए एंटी फाइब्रोटिक मेडिसिन मार्केट में एक दो हैं जो कि यूज होती है। वो एंटी फाइब्रोटिक मेडिसिन यूज की जा सकती हैं सेकेंड फेज के लेटर पार्ट में, इन थर्ड फेज में यूज की जा सकती हैं और यूज की जाती हैं। बट in a right time, in a right dose, if you started the steroid and oxygen support, if your oxygen goes below 90 in spite of steroid, then you can add the oxygen in home. So you can change the severity of your patient from moderate to mild. और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि इस पिछले 1 महीने में मेरे पास जितने पेशेंट ऐसे आए जो कि हॉस्पिटलाइज होने वाले थे, उनमें से मैंने एटलीस्ट 75% पेशेंट को डोमिसिलरी ट्रीटमेंट से आई ट्राइड एंड आई गॉट सक्सेस आल्सो टू मेक देम माइल्ड, एंड नाउ दे आर रिकवरिंग वेल। 25% पेशेंट डेफिनेटली ऐसे थे जिनकी कंडीशन डिटोरिएट की और दे नीड द हॉस्पिटलाइजेशन, गए भी। और लेकिन ऐसा नहीं था कि हॉस्पिटल जाने के बाद में आउटकम में बहुत चेंज आया हो, बट लेकिन चूंकि सीवियर कंडीशन थी, दे नीड द हॉस्पिटल बेड। वही मतलब एज एन उस कंडीशन में उनको घर में रखना रिस्पॉन्सिबल नहीं था, उनको हॉस्पिटल जाना था, वेदर आउटकम चेंज हो या ना हो वाली चीज थी। एंड इवन आप हॉस्पिटल डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में यू ऑलवेज गिव ऑप्शन टू द पेशेंट। यू शुड नॉट इतना एश्योर मत करिए कि हम तो आपके मरीज को ठीक कर ही देंगे घर पर, ऐसा नहीं। मतलब ईश्वर की घुट्टी थोड़ी ना पिला रहे हैं, मतलब तुम्हें बस हम कोशिश कर रहे हैं और हमारा करने का तरीका ये है, क्योंकि यही प्रोटोकॉल है, इसी प्रोटोकॉल को हम फॉलो कर रहे हैं, यही प्रोटोकॉल हॉस्पिटल में भी फॉलो होगा आपके साथ में। तो यू स्टिक विद दिस प्रोटोकॉल, रीएश्योर करिए। आप मेडिसिन हम आपको दे रहे हैं, साथ में नेबुलाइजेशन आप घर पर कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल होता है स्टेरॉइड का नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन विद स्टेरॉइड्स जो है, पाउडर स्टेरॉइड्स।
हाँ, स्टेरॉइड्स के जो रेसिड्यूज होते हैं उसके साथ हम लोग नेबुलाइज करते हैं। इट इज फाउंड क्या दे आर ऑल्सो इफेक्टिव, क्योंकि वो सीधे लंग्स में जाकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं और वहां पर स्टेरॉइड का रोल है। तो अगर स्टेरॉइड का नेबुलाइजर हम यूज करते हैं, स्टेरॉइड के रेसिड्यूज के साथ नेबुलाइजर यूज करते हैं, दे आल्सो वेरी इफेक्टिव। इसके अलावा स्टीम इनहेलेशन का भी रोल है, चेस्ट फिजियोथेरेपी का रोल है, एंड प्रोनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रोनिंग ऑल्सो। इफ यू पेशेंट्स को पेट के बल लिटाते हैं, जिसको हम लोग प्रोनिंग कहते हैं, उसमें उसके लंग्स का ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करता है। राइट। और जो है चेस्ट फिजियोथेरेपी, जिसमें क्या बोल रहे थे ना कि आप हाँ, चेस्ट फिजियोथेरेपी जिसमें आप ये दोनों हाथ फ्लैट आगे ऐसे 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 इसी तरह पीछे से टैप करते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी में वी हैव टू वाइब्रेट द पेशेंट चेस्ट वॉल। तो उसके लिए किसी वाइब्रेटर वगैरह की जरूरत नहीं है। आप इन हाथों से या तो दोनों तरफ एक आदमी खड़ा हो जाए, राइट एंड लेफ्ट साइड में, और इस यहाँ तरीके पर से और पीछे की तरफ से, पीछे एक साइड में आगे और एक बार में पीछे, एक बार में पीछे कर ले। सो बेसिक पर्पस है कि वी हैव टू वाइब्रेट द चेस्ट वॉल सो दैट कि अंदर जो एयरवेज के अंदर म्यूकस प्लग है और चीजें हैं वो धीरे से सेटल डाउन हो जाए और एयरवेज क्लियर हो, ताकि ठीक है वो तो बेसिकली उससे चेस्ट फिजियोथेरेपी से आपका ऑक्सीजनेशन डेफिनेटली जो चीजें हैं, प्रोनिंग, फिजियोथेरेपी, नेबुलाइजेशन, ये 4 चीजें हैं जो घर पर आसानी से आप कर सकते हैं, along with the adding the steroid in the medicine, and if possible oxygen if you can arrange, it's okay. If you can't arrange it, प्रोनिंग, फिजियोथेरेपी, नेबुलाइजेशन और चौथा कौन सा? स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन, ओके। स्टीम, ये चारों चीजें फेज 2 की हैं, एक बार फिर से मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। जी हाँ, फेज इस डिस्कशन में हम जो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका बेसिक की फैक्टर ये है कि वी हैव टू रिकॉग्नाइज व्हेन द पेशेंट इज लैंडिंग इन द फेज 2, वी हैव टू एश्योर द पेशेंट, वी हैव टू ऐड द स्टेरॉइड एट द राइट टाइम एट द राइट डोज, और पेशेंट को घर पर रखकर हमारी कोशिश है कि उसका ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव कर जाए। अटेंडेंट और अगर ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव कर जाता है, अटेंडेंट के पार्ट पर क्या जिम्मेदारी है इस केस में कि टाइमलाइन बेटर मॉनिटर करें, क्योंकि सब कुछ टाइम है इसमें उसको बस 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 मेन चीज इसमें सारा जो गेम है वो सिर्फ समय का है। इफ यू add the medicine at the right time, it will definitely do the wonder, but if you add the medicine at the wrong time, either it can go waste or your money also can go waste. इसलिए इसको समय पहचानना कि हमारा मरीज सिम्टम्स को डे 1 मानिए, जिस दिन पहले दिन फीवर आया उसको आप डे 1 मानिए। लोग आरटीपीसीआर की रिपोर्ट को डे 1 मानते हैं, ऐसा नहीं। आपने आरटीपीसीआर 10 दिन बाद भी कराया हो सकता है। आपका सिम्टम जो आया दैट इज द डे 1, और उससे आप कैलकुलेट करिए, और मोटा मोटा आप सेकेंड फेज को मानिए जिस दिन आपके मरीज का ऑक्सीजन लेवल 94 से 92 या 90 आना शुरू हो गया, तो समझिए आपका लेवल 2 शुरू हो गया है, फेज 2 शुरू हो गया आपका। चाहे वो 8वें दिन आया हो, चाहे 9वें दिन आया हो, मान के चलिए जरा बहुत क्रॉसओवर होता है केसेस में, लेकिन मोटा मोटा मान के चलते हैं कि पल्मोनरी फेज में पेशेंट आ गया अगर उसका ऑक्सीजन लेवल फॉल करना शुरू हो गया, या खांसी आनी शुरू हो गई, या सांस फूलनी शुरू हो गई। और 10 दिन बाद अगर भी ऑक्सीजन लेवल नहीं गिर रहा है, मतलब कि आप नॉर्मल टाइप 1 फेज में हो और आप निकाल ले जाओगे, ऐसा? यू आर एसिम्प्टोमेटिक, आप टाइप आप यू आर एसिम्प्टोमेटिक। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 10 दिन बाद ही फॉल नहीं करता है, इट मींस यू आर आउट ऑफ डेंजर। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप खाली मल्टीविटामिन वगैरह लीजिए और हाइड्रेशन मेंटेन करिए, न्यूट्रिशन अच्छा रखिए।